सुजाता के आंगन में उसकी बौनी बहू अपने पति आरव का हाथ पकड़कर उसके साथ घर में आती है, जहां सुजाता उनका गृह प्रवेश करती है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। ऊपर वाला तुम्हारी जोड़ी को हमेशा सही सलामत रखे। आ जाओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारा घर में स्वागत है। सुजाता के कहने पर उसकी बौनी बहू गुंजन घर के अंदर आ जाती है। जैसे ही वो अपने ससुराल में यहाँ वहाँ देखती है तो वो अपने मन ही मन में सोचती है, आरव का परिवार तो सच में बहुत ही ज्यादा गरीब है, जैसा कि उसने मुझे बताया था। खैर, अब मैं इस घर में आ गई हूँ ना, तो सारी चीज धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। गुंजन ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसके ससुराल के पहले दिन पर ही उसके घर के बाहर कर्ज वाले आ जाते हैं। अरे आरव, कहाँ पर है तू? अरे बाहर निकल। अरे देखो तो सही, शादी करके अपने घर में बहू लेकर आ गया है, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए इसके पास पैसे नहीं है। आज तो हम इससे पैसा लेकर ही जाएंगे। अम्मा मियाँ, कितने पैसे देने हैं? हमारे तो आज तक एक पाई भी नहीं लौटाई गई, तुम्हारे कहाँ से लौटा दिए जाएंगे? अरे आज तो हम अपना पैसा लेकर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे निकल आरव, बाहर निकल। अपने घर के बाहर हल्ला गुल्ला होते देख आरव घर के बाहर आता है और उन लोगों से आराम से बात करने की कोशिश करता है। आज मेरी पत्नी मेरे साथ शादी करके घर पर आई है, उसका आज पहला दिन है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जरा मुझे एक दिन की मोहलत दो, मैं तुम्हारा पैसा चुकाना शुरू कर दूंगा। आरव के कई बार समझाने के बाद भी उन सब में कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है, जिसके बाद ये सब देखकर गुंजन को बहुत बुरा लगता है। गुंजन घर के अंदर जाकर कुछ सोचने लगती है। तभी वो अपने दोनों हाथ आगे करती है और अपनी दोनों आंखें बंद करके अपने मन में कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथ में एक सोने से भरा हुआ संदूक आ जाए। गुंजन के इतना कहते ही उसके हाथ में सोने से भरा हुआ एक संदूक आ जाता है, जिसके बाद वो सोने से भरे संदूक को उठाकर लेकर आती है और उन सभी लोगों को देते हुए कहती है, ये सोने से भरा संदूक है, जब तुम सब इसे बेचोगे तो तुम्हें इसमें से अपने कर्ज के पैसे की डबल कीमत मिल जाएगी। इससे तुम्हें फायदा ही होगा। ये लो, ये अब से तुम्हारा हुआ। सोने से भरा संदूक देखकर किशोर, राजेश और चंदन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद वो उस संदूक को लेकर जाते हैं और उसे बेचकर अपना कर्ज वसूल कर लेते हैं। लेकिन सोने से भरा संदूक आया कहाँ से? अब इस बात पर पूरे घर में चर्चा शुरू हो जाती है। हमारे घर में तो सोने की कोई चीज ही नहीं मिलेगी, फिर ये सोने से भरा इतना बड़ा संदूक कैसे आया? बताओ गुंजन, तुम्हारे पास ये सोने से भरा संदूक कहाँ से आया? इतने समय से हमारे घर में सोने का एक टुकड़ा भी नहीं था, और आज ये सोने का इतना बड़ा संदूक कहाँ से आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो बहू? हमें तुम्हारे मुँह से सच सुनना है। आरव और सुजाता के पूछने पर गुंजन उन्हें सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देती है। ये तब की बात है जब मेरे माता पिता मेरे रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। बहन जी, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है और उसे बहुत कुछ आता है। शुरू से ही वो हर एक काम में दिलचस्पी रखती है और पढ़ाई में भी बहुत तेज है हमारी बेटी। जब आप इतनी तारीफ कर रही हो तो आपकी बेटी तारीफ के लायक ही होगी, पर मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी बेटी है कहाँ जिसकी आप इतनी तारीफ कर रही हो। आप अपनी बेटी को बुलाइए तो सही। कमला के कहने पर वो अपनी बेटी गुंजन को बुला लेती है। गुंजन की छोटी हाइट देखते ही कमला हैरान रह जाती है। जहाँ उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा खुशी थी, अचानक से उसका चेहरा उतरा उतरा हो जाता है और वो गुंजन को देखते ही मालती से कहती है,
ये पुड्डू सी आपकी बेटी है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आपकी बेटी इतनी बौनी है। हे भगवान, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रही थी, ये वो लड़की है। मुझे तो यकीन भी नहीं होता। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने इतने सुंदर लंबे लड़के की शादी इस बौनी हाइट की लड़की से करवा दूंगी। कमला बहन, ये तुम कैसा बर्ताव कर रही हो? बौनी हाइट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल ये सब कौन देखता है? लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो देखती हूँ। अरे मैं नहीं चाहती कि जमाने के लोग मेरे बेटे को ये कहें कि उसकी पत्नी छोटी है, बिल्कुल उसकी बच्ची जैसी है। सॉरी बहन जी, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। फिर कमला वहाँ से उठकर चली जाती है। ऐसे ही जितने भी रिश्ते आते हैं, वो सभी एक एक करके गुंजन की छोटी हाइट देखकर उसे मना करके चले जाते हैं। गुंजन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। अरे बेटी, ऐसे मत रो। देखो, अगर तुम अभी से हार मान जाओगी तो आगे कैसे चलेगा? माँ, हम इतनी बार रिजेक्शन पा चुके हैं कि अब हमारे अंदर और रिजेक्ट होने की जरा भी गुंजाइश नहीं है। आप हमारी बात समझने की कोशिश करो माँ। मालती गुंजन को बहुत ज्यादा समझाती है, जिसके चलते वो फिर से लड़के वालों के सामने आ जाती है। हर बार की तरह इस बार भी उसे रिजेक्ट करके वो लोग चले जाते हैं, जिसके चलते गुंजन रोते हुए वहाँ से निकल जाती है और वो रोते हुए जंगल में एक नदी के किनारे बैठ जाती है। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? ऊपर वाले, तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया? इससे तो अच्छा होता कि मैं इस दुनिया में पैदा ही ना होती। मैं इस दुनिया में सिर्फ धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। इससे अच्छा होगा कि मैं आत्महत्या करके अपने माता पिता को भी इस परेशानी से मुक्त कर दूँ। गुंजन जैसे ही नदी में कूदने वाली होती है कि तभी नदी के अंदर से पानी की राजकुमारी जलपरी निकलती है, जो गुंजन से कहती है, इतनी प्यारी और खूबसूरत होने के बाद तुम खुदकुशी कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी सब परेशानियों को जान चुकी हूँ। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। जलपरी जी, अगर आप सब कुछ जानती हो तो मेरी मदद करो। या तो मेरी हाइट लंबी कर दो, या फिर कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरी शादी हो जाए। तुम्हारी हाइट को तो मैं लंबा नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ दे सकती हूँ। उन शक्तियों के बाद तुम जो भी चाहोगी और जैसा चाहोगी वैसा हो जाएगा। बस तुम्हारी हाइट लंबी नहीं होगी। ऐसा कहने के बाद पानी की जलपरी गुंजन को जादुई शक्तियाँ दे देती है, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद गुंजन अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। जैसा कि जलपरी ने कहा था, क्या मेरे अंदर अब सचमुच जादुई शक्तियाँ आ गई हैं? मुझे ये देखना होगा। गुंजन ऐसा सोचकर नदी के अंदर से हाथ में पानी निकालती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ये पानी एक हीरे में बदल जाए। गुंजन के इतना कहते ही वो पानी एक बड़े से हीरे में बदल जाता है। ये देखकर गुंजन हैरान रह जाती है। उस दिन के बाद अचानक से उनके घर पर आरव का रिश्ता आता है। आरव गरीब परिवार से था, लेकिन पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान था। वो गुंजन को पहली नजर में ही पसंद कर लेता है। उसके बाद गुंजन की शादी आरव से हो जाती है। तब से मेरे पास ये जादुई शक्तियाँ हैं। मैं अपनी जादुई शक्तियों से कुछ भी कर सकती हूँ। इस टूटे फूटे घर को ठीक कर सकती हूँ। इस घर की सभी परेशानियों को दूर कर सकती हूँ। ये सुनकर सुजाता को बहुत खुशी मिलती है। बहू, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं किसी जादुई बहू से अपने बेटे की शादी करवा कर उसे अपने घर पर लेकर आऊंगी। तुमने तो सच में कमाल ही कर दिया। क्या बहू, तुम सच में इस घर को ठीक कर सकती हो? तभी गुंजन घर की दीवारों को हाथ लगाकर कहती है, ये घर एक सुंदर और प्यारे से घर में बदल जाए, जिसमें रहने की सारी सुविधाएं हो।
गुंजन के इतना कहते ही वो घर जादू से बहुत सुंदर और प्यारा बन जाता है, जिसमें रहने की सब सुविधाएं होती हैं। अपनी जादुई बहू के हाथों का ये जादू देखकर सुजाता को बहुत खुशी मिलती है। वहीं अब गुंजन अपने गरीब ससुराल वालों की बहुत मदद करती है, जिसके चलते पूरे गांव में जादुई बहू के नाम से गुंजन मशहूर हो जाती है। अब गुंजन को कोई भी बौना नहीं कहता, बल्कि किसी को भी कोई परेशानी होती है तो वो गुंजन के पास आ जाते। इसी के चलते गुंजन भी अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। अंजलि और मीनाक्षी दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थीं और दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। अंजलि एक अमीर परिवार से थी। उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता फल बेचने का काम किया करते थे। एक दिन मीनाक्षी अंजलि से कहती है, हेलो अंजलि, कैसी हो तुम? ओह हेलो मीनाक्षी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? अच्छा ये बताओ, पिकनिक में कौन सी ड्रेस पहनने वाली हो? अगर मुझे तुम्हारा पता चल जाएगा तो मैं भी सेम कलर का ड्रेस ही खरीद लूंगी। बहुत मजा आएगा, सब लोग हमें ही देखेंगे। वो शायद मैं पिकनिक पर ना जा पाऊँ, क्योंकि पिकनिक की फीस बहुत ज्यादा है और पापा के पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। पर तुम खूब एंजॉय करना, ठीक है? ओहो कम ऑन यार, तुम टेंशन फ्री रहो, मैं हूँ ना। मैं अपने डैडी से बोलकर तुम्हारी भी फीस भरवा दूंगी। सो जस्ट चिल यार। नहीं अंजलि, ये ठीक नहीं होगा। मैं अपने घर पर क्या बोलूँगी? अरे बोल देना कि प्रिंसिपल मैम ने तुम्हारी फीस माफ कर दी है। तुमने क्लास में टॉप किया था ना, इसलिए। अगर तुम नहीं गई फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। मीनाक्षी अंजलि को मना नहीं कर पाती है। अंजलि इसी तरह कई मौके पर मीनाक्षी की मदद किया करती थी। मीनाक्षी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो अंजलि को पढ़ाई में मदद करती थी। लेकिन उन दोनों की दोस्ती अंजलि की माँ अवंतिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन अंजलि की माँ कहती है, अंजलि, तुमने जो नए जूते लिए थे वो कहाँ पर हैं? मम्मी वो जूते तो मैंने तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? इससे मैं सब कुछ समझ रही हूँ कि तुमने वो जूते मीनाक्षी को दे दिए हैं। तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि उस लड़की ने अपना मतलब निकालने के लिए ही तुमसे दोस्ती की है, क्योंकि तुम अमीर हो और वो गरीब है। उसके पास अच्छी चीजें नहीं है, इसीलिए वो तुम्हारे आगे पीछे घूमती है। उसके साथ रहोगी तो इससे तुम्हारा स्टेटस डाउन होगा बेटा। अंजलि अपनी माँ को कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही बहुत समय बीत गए और अब दोनों सहेलियाँ कॉलेज में भी एक साथ पढ़ने लगी। लेकिन समय के साथ साथ दोनों के बीच बहुत कुछ बदल गया था। अंजलि की सोच अब अपनी माँ की तरह ही हो गई थी। अंजलि अभी भी मीनाक्षी को अपनी दोस्त मानती थी, लेकिन जाने अनजाने में अंजलि उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन मीनाक्षी अंजलि से कहती है, अरे वाह अंजलि, तुम्हारा बैग तो बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर तो होगा ही ना, इतना हाई प्राइस का जो है, सबसे बेस्ट ब्रांड का है ये। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें तो ब्रांड वगैरह के बारे में कहाँ से पता होगा। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। मीनाक्षी को अंजलि का ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उधर दूसरी तरफ मीनाक्षी के मम्मी पापा को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। उन्होंने बहुत सोच समझकर मीनाक्षी की शादी अंगद के साथ तय कर दी। अंगद एक अच्छा लड़का था, लेकिन आर्थिक हालत उसकी भी कुछ अच्छी नहीं थी। जब ये बात अंजलि को पता चली तो वो मीनाक्षी के पास आई और बोली,
अरे मीनाक्षी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी शादी होने वाली है? मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मम्मी पापा मान ही नहीं रहे हैं। हाँ, कर लो शादी। वैसे भी तुम्हारे मम्मी पापा बहुत ही पुरानी सोच के हैं, जो अभी से तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। मीनाक्षी को अंजलि की ये बात बहुत बुरी लगती है। मीनाक्षी सोच लेती है कि अब वो अंजलि से कभी दोबारा बात नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी की शादी अंगद से हो जाती है। अंगद बेशक ज्यादा नहीं कमाता था, लेकिन वो मीनाक्षी की सारी जरूरतों का ख्याल रखता था। ऐसे ही 4 साल बीत गए। एक दिन अचानक मीनाक्षी के पास अंजलि का फोन आया। हेलो मीनाक्षी, कैसी हो तुम? अरे अंजलि, आखिर इतने सालों बाद तुम्हें मेरी याद आ ही गई ना। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है क्योंकि 2 दिन के बाद मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। शादी में तो मैं तुम्हें बुला नहीं पाई, तो सोचा एनिवर्सरी में ही बुला लेती हूँ। मैं तुम्हें लेने के लिए अपनी गाड़ी भेज दूंगी। नहीं, हम लोग आ जाएंगे, और वैसे भी तुमसे मिलने का बहुत मन है मेरा। फिर मीनाक्षी और अंगद अंजलि की एनिवर्सरी की पार्टी में चले जाती हैं। अंजलि एक बहुत ही बड़े बंगले में रहती थी। ये सब देखकर मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। अंजलि के घर पर पहले से ही उसके बहुत सारे दोस्त मौजूद थे। मीनाक्षी ने अंजलि को जैसे ही देखा तो तुरंत ही उसको गले से लगा लिया, लेकिन अंजलि ने उसे खुद से दूर कर दिया और गुस्से से बोली, क्या कर रही हो मीनाक्षी? मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो जाएगी। और जब तुम आ ही गई थी तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे दूं। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा तो। हाँ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। ये सब एजुकेटेड हाई क्लास की होती है। भला इस बारे में तुम क्या जानो? थोड़ी ही देर बाद अंगद भी वहाँ पर आता है। अंजलि अंगद को देखती है और बिना कुछ बोले अपने दोस्तों के साथ बात करने चली जाती है। मीनाक्षी अपने मन में ही कहती है, अगर अंजलि को यही सब करना था तो मुझे पार्टी में बुलाया ही क्यों है। थोड़ी देर बाद अंजलि मीनाक्षी को एक कोने में बुलाती है और उससे कहती है, एक प्रॉब्लम हो गई है मीनाक्षी। मेरी मैट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इसीलिए उसे जाना पड़ा। अब सारे मेहमान आ गए हैं, खाना पीना सब देखना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या करना है। अंजलि मीनाक्षी को किचन में लेकर जाती है और धीरे धीरे सारा काम उसी पर डाल देती है। अंगद को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। अंजलि ने अपने पति से मीनाक्षी को मिलवाया तक नहीं, और यहाँ तक कि उसने मीनाक्षी और अंगद से खाना खाने तक के लिए भी नहीं पूछा। ये सब देखकर आखिर में मीनाक्षी अंजलि से पूछ ही लेती है, अंजलि सच बताओ, तुमने इस पार्टी में मुझे किस हैसियत से बुलाया है? क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? दोस्त? ओह गॉड, इस दुनिया में जी रही हो मीनाक्षी? तुमसे दोस्ती करना बचपन की बात थी। वैसे बराबरी की तो तुम मेरी तब भी नहीं थी, लेकिन अब तो तुम मेरे बगल में भी खड़ी रहने के लायक नहीं हो। जरा अपने कपड़े और स्टेटस को देखो। मैंने तो तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे काम संभालने के लिए किसी की जरूरत थी। सोचा इस बहाने तुम भी मुंबई का हाई क्लास स्टेटस देख लोगी, और तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो। मैं तुम्हें तुम्हारे काम का अच्छा खासा पेमेंट कर दूंगी। अंजलि की ये बात सुनकर मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अंगद मीनाक्षी की आंखों में आंसू देखकर उसे संभालता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अंगद ने बहुत मेहनत की और उसका प्रमोशन हो गया। उसकी कमाई अब पहले से 3 गुना हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि के पति पर उसके ही कंपनी का एक एम्प्लॉई धोखाधड़ी और धांधली का आरोप लगा देता है।
अंजलि और उसके पति की मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। कर्जा चुकाने के लिए उन्हें अपना बंगला बेचना पड़ता है। अंजलि को जिन पैसों पर इतना घमंड था वही अब उसके पास नहीं थे। मीनाक्षी को अपनी एक पुरानी दोस्त से अंजलि के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अंजलि की इस हालत के बारे में जानकर मीनाक्षी अपने पति से बात करती है। अंगद, मैं जानती हूँ कि अंजलि ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, लेकिन वो फिर भी मेरी दोस्त है। अगर आप ठीक समझे तो मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। अंगद अंजलि और उसके पति के बारे में पता लगाता है और अपने एक दोस्त की मदद से उसकी हेल्प करता है। अंगद का दोस्त अंजलि और उसके पति को रहने के लिए घर देता है और उसके पति को एक नौकरी भी दे देता है। कुछ दिनों बाद अंजलि को जब सच्चाई का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। अंजलि तुरंत ही मीनाक्षी से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाती है और रोते हुए कहती है, मीनाक्षी, पैसों के नशे में चूर होकर मैंने तुम्हें ना जाने कितना कुछ कहा है। तूने प्रूफ कर दिया कि तुम हमेशा से सही थी और मैं गलत। मुझे माफ कर दो मीनाक्षी, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं अंजलि, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, बस इतना ही बहुत है। तुम बचपन में भी बहुत अच्छी थी, बस बीच में ही थोड़े टाइम के लिए भटक गई। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना। इतना कहकर मीनाक्षी अंजलि को गले से लगा लेती है। उसके बाद दोनों फिर से बचपन की तरह बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं और खुशी से रहने लगती हैं। किसी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा स्वभाव की बहुत अच्छी लड़की थी। मीरा के पिता किसान थे। मीरा के पिता ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे, लेकिन तब भी मीरा के पिता मीरा की सारी ख्वाहिश को पूरा करते थे। उसी गांव में स्वीटी नाम की एक लड़की रहती थी। स्वीटी गांव के सेठ बंसीलाल की बेटी थी। स्वीटी और मीरा में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। मीरा जब भी अपनी दोस्त स्वीटी के पास अच्छे ब्रांडेड कपड़े और अच्छा मेकअप का सामान देखती थी तो वो घर आकर अपने पापा से उस चीज की मांग करती थी। पापा, आज स्वीटी के पापा स्वीटी के लिए बहुत ही अच्छा सा गाउन लेकर आए हैं। और पापा, मेरे पास तो एक भी गाउन नहीं है, तो आप भी मुझे एक अच्छा सा गाउन दिलवा दो ना। बस इतनी सी बात, मैं कल ही बाजार जाकर अपनी गुड़िया रानी के लिए एक अच्छा सा गाउन खरीद कर ले आऊँगा। सच में? आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मैं अभी ये बात स्वीटी को बता कर आती हूँ। इतना बोलकर मीरा घर से चली जाती है। मीना के घर से जाने के बाद मीरा की माँ मीरा के पिता से कहती है, आपने इसे आजकल कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा कर रखा है। स्वीटी तो बहुत बड़े सेठ की लड़की है, हम चाहकर भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है अब ये बात हमारी बेटी को भी समझनी चाहिए, वरना उसकी ख्वाहिशें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। अरे भाग्यवान, फिक्र मत करो, मीरा अभी बच्ची है, वक्त आने पर वो सब कुछ समझ जाएगी और अभी से ही हम उसकी खुशियाँ क्यों छीने। फिर अगले दिन, अरे सुनती हो, जरा वो 500 रुपए देना जो मैंने तुम्हें कल दिए थे। वो मैं बाजार जा रहा हूँ मीरा के लिए गाउन लेने। दोनों बाप बेटी का दिमाग खराब हो गया है। यहाँ घर में खाने को खाना नहीं है, लेकिन इनको उसके शौक पूरे करना ज्यादा जरूरी है। तो क्या हुआ, एक ही तो संतान है हमारी, पैसे का क्या है, ये तो आता जाता रहता है। अब मुझे पैसे दो, मुझे देर हो रही है। उसके बाद मीरा के पिता घर से चले जाते हैं और शाम होने पर मीरा के पिता मीरा के लिए एक बहुत अच्छा सा गाउन लेकर आ जाते हैं। मीरा गाउन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो फौरन ही गाउन पहनकर स्वीटी के घर पर चली जाती है। स्वीटी, मैं कैसी लग रही हूँ?
ठीक है, लेकिन मेरे गांव से अच्छा नहीं है। मेरा गांव सुपरमार्केट का है, वो भी पूरे 20,000 रुपए का। और हाँ, आज तो मेरे पापा ने मुझे साइकिल भी दिलवाई है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे वाह स्वीटी, ये साइकिल तो बहुत अच्छी है। एक बार मुझे भी चलाने दो ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए है। अगर तुझे भी चलानी है तो तू अपने पापा से मांग ले। इतना बोलकर स्वीटी अपनी साइकिल चलाने लगती है। मीरा स्वीटी को दूर से ही देख रही थी। मीरा जब घर आती है और उदास मन से एक कोने में जाकर बैठ जाती है, तभी उसके पापा उससे आकर कहते हैं, क्या हुआ मीरा बेटी, उदास क्यों बैठी हो? गाउन पसंद नहीं आया क्या? पापा, मुझे एक साइकिल चाहिए। क्या आप मुझे एक साइकिल दिलवा दोगे? मीरा के इतना कहते ही मीरा की माँ बहुत भड़क जाती है और मीरा से गुस्से में आकर कहती है, बस अब बहुत हुआ। अब तुझे घर बेचकर साइकिल तो दिलवाएंगे नहीं हम। अरे भाग्यवान, भड़को मत। मैंने बहुत सह लिया, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। स्वीटी एक बहुत बड़े सेठ की बेटी है, हम उनकी तरह अमीर नहीं हैं। और तुझे दिखाई नहीं देता, तेरे पापा किसान हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं है। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। किसी को देखकर लालच नहीं किया जाता। हमेशा जितना है उतने में ही खुश रहा करो। मीरा अपने माता पिता की बात सुनकर घर के बाहर उदास होकर बैठ जाती है और दूर से ही स्वीटी को साइकिल चलाते हुए देख रही होती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाती हैं। स्वीटी मीरा से थोड़े ही दिन बड़ी थी। स्वीटी के 2 दिन बाद ही मीरा का बर्थडे आता था। स्वीटी के माता पिता स्वीटी का जन्मदिन बहुत प्यार से मनाते थे। इस बार भी स्वीटी के माता पिता ने स्वीटी के बर्थडे का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। मीरा जब स्वीटी के घर पर गई तो उसने देखा कि स्वीटी के डैडी ने उसको बहुत बड़ा केक ला कर दिया है। मीरा उस केक को एकटक निहारती जा रही थी। अरे क्या हुआ? तो इतनी हैरानी से इस केक को क्यों देख रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तेरा केक बहुत अच्छा लग रहा है। होगा क्यों नहीं, मेरे पापा ने लाकर दिया है। वैसे मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये केक किसी को भी नहीं दूंगी। केक कट होने के बाद सारा केक मैं खुद ही खाऊंगी। लेकिन तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि तेरा भी केक खाने का बहुत मन है। चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा केक तुझे भी दे दूंगी। आखिर तूने इतना बड़ा और इतना महंगा केक कभी भी नहीं खाया होगा। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद मीरा अपने घर पर वापस आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, 2 दिन के बाद मेरा भी जन्मदिन है। मुझे भी एक अच्छा सा केक चाहिए। अब आप मना मत कर देना, क्योंकि अब मैं आपसे किसी भी चीज की जिद नहीं करती हूँ। तो इस बार आपको मेरी बात माननी ही होगी। बेटी, इस बार घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं घर में तुम्हारे लिए हलवे का केक बना दूंगी। तुम उसी को काट कर अपना जन्मदिन मना लेना। नहीं माँ, हलवे के केक से जन्मदिन नहीं मनाऊंगी मैं। आप कभी भी मेरी कोई भी बात नहीं मानती हो। मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी। इतना बोलकर मीरा एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। वहीं से एक परी गुजर रही थी। वो परी मीरा को रोता हुआ देखकर मीरा के पास आती है और उससे कहती है, अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं परी जी, मेरी सहेली के पिता ने उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया है, लेकिन मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर एक केक भी नहीं मंगा रही है। वो कह रही है कि मैं हलवे को केक बनाकर काट लूं और उसी से अपना जन्मदिन मना लूं। हलवे के केक से भला कोई जन्मदिन मनाता है क्या? कोई बात नहीं बेटी,
तुम रो मत, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी अपने जादू की मदद से 2 सुंदर सुंदर केक प्रकट करती है और उससे कहती है, मीरा, ये पहला वाला केक तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। परी जी, दूसरा वाला केक क्या करेगा? इस दूसरे वाले केक से तुम बहुत सारे केक मांग सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना कहकर मीरा परी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से वापस चली जाती है। घर आकर मीरा अपनी माँ को वो सारी बातें बता देती है। सच में अब तो हम अपने सारे सपने पूरे कर सकेंगे। हाँ माँ, क्यों नहीं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। आज मीरा का जन्मदिन था। आज मीरा बहुत ज्यादा खुश थी। मीरा के माता पिता जादुई केक की मदद से मीरा को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। उस दिन से मीरा अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगी। मीरा ने अपनी इच्छा पूरी करने वाले जादुई केक से एक बहुत अच्छा सा घर मांगा और उसको एक बहुत बड़ा सा घर मिल गया। और उसके बाद मीरा ने बहुत सारे केक देने वाले जादुई केक से बहुत सारे केक मांगे और अपने माता पिता के लिए एक केक की दुकान खुलवा दी। मीरा के माता पिता दूसरे वाले जादुई केक की मदद से दुकान में बहुत सारे केक लेते थे और उसे बेच दिया करते थे। अब उनके पास घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। फिर मीरा अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।